हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू केमिस्ट्री रूम। तो आपको याद होगा हमने लास्ट लेक्चर में कंडक्टर्स को स्टडी किया था। कंडक्टर्स, नॉन कंडक्टर्स हमने देख लिया। कंडक्टर्स के टाइप्स भी देख लिए थे, जैसे कि मेटेलिक कंडक्टर की बात करें या फिर इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर की बात करें, उन दोनों में डिफरेंस देख लिया था। तो मैंने जैसे कि बता रखा है पहले ही कि मेटेलिक कंडक्टर को हम लोग फिजिक्स में स्टडी करेंगे और हम लोग इस पर्टिकुलर लेक्चर में इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर को देखने वाले हैं, उसके प्रॉपर्टीज देखने वाले हैं। तो इसमें सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो हमारे पास जनरेट होता है वो ये होता है कि हमने जैसे ही यहाँ पर डीसी करंट पास कर दी है ना, डायरेक्ट करंट अगर पास कर देंगे तो क्या होगा, ये इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर में केमिकल चेंजेस देखने को हमें मिलते हैं, है ना। यहाँ पर देखो क्या लिख रखा है, पासिंग डायरेक्ट करंट, है ना, चेंजेस द कंपोजिशन ऑफ सॉल्यूशन। इस सॉल्यूशन पर का कंपोजिशन को वो चेंज कर देता है। तो इस प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने के लिए हम लोग डीसी करंट पास ना करके हम लोग यहाँ पर अल्टरनेटिंग करंट का यूज करते हैं, ठीक है। वही देखो, अगर मान लो ये एक वायर रहता तो हम लोग सिंपली एक वायर को प्लेस कर देते और यहाँ पर से करंट हमारा फ्लो होने लगता। बट यहाँ प्रॉब्लम क्या है, इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर लिक्विड फेज में, तो ये लिक्विड फेज तो जैसे मेटेलिक वायर है उस तरह हम लोग नहीं रख सकते। तो इसके लिए हम लोग एक अलग सा कंटेनर बनाते हैं और कंटेनर में जैसा कि ये फिगर दिया हुआ है उसके अंदर प्लेटिनम इलेक्ट्रोड देते हैं या कोई आप दूसरा इलेक्ट्रोड भी यूज कर सकते हो। और उसके बाद क्या है, यहाँ पर कंडक्टेंस हम लोग चेक करते हैं, ठीक है। तो हमें एक अलग कंटेनर का फॉर्म करना पड़ता है उसके लिए, ठीक है। और इसके बाद हम लोग यहाँ पर इसका रेजिस्टेंस वगैरह मेजर करते हैं। जैसे आपको पता है ना, व्हीटस्टोन ब्रिज से रेजिस्टेंस मेजर किया जाता है। तो अगर हम लोग रेजिस्टेंस मेजर कर लेंगे तो कंडक्टेंस भी मेजर हो जाएगा। वहीं इसका क्रॉस सेक्शन एरिया और लेंथ वगैरह सब हमें पता होता है पहले से ही कंटेनर पर का। तो इस दौरान हमें बाकी सारा चीज जैसे कंडक्टिविटी हो गया या फिर मोलर कंडक्टेंस हो गया, क्योंकि इसका कंसंट्रेशन भी हमें पता होता है, तो ये सारा चीज हम लोग निकाल सकते हैं। तो चलो उस प्रोसेस को देखते हैं कैसे ये सब काम करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखने वाले हैं कंडक्टेंस ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन, ठीक है। तो इसके लिए हमने एक कंटेनर तैयार किया है। कंटेनर में हमने इलेक्ट्रोलाइट ले लिया है, ठीक है, और 2 इलेक्ट्रोड ले लिए हैं। अब आप इस फॉर्मूले को गौर करो, R इक्वल टू रो एल बाई ए। बच्चे आपने क्लास 10th में इस फॉर्मूले को बहुत बढ़िया तरीके से पहचाना होगा, ठीक है। यहाँ पर क्या होता था, किसी एक मेटेलिक वायर का हमें रेसिस्टेंस निकालने को होता था तो हम लोग इस फॉर्मूला का यूज करते थे, जहां रो होता था रेसिस्टिविटी, एल होता था लेंथ ऑफ वायर और ए होता था एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ठीक है। अब देखो, जब हम लोग ये फॉर्मूला का यूज करते थे तो हम लोग वहां पर रेसिस्टेंस फाइंड करते थे, बट हम लोग इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर में रेसिस्टेंस की बात नहीं करेंगे, हम लोग बात करेंगे कंडक्टेंस की। और रेसिस्टेंस और कंडक्टेंस एक्चुअली क्या है, ये दोनों एक दूसरे का रेसिप्रोकल है या बोले एक दूसरे के अपोजिट है, ठीक है। अगर सोचो रेसिस्टेंस बढ़ेगा तो कंडक्टेंस तो कम होगा ना। रेसिस्टेंस क्या करता है कि यहाँ पर कंडक्टर पर का वो इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो होने से रोकता है, जबकि कंडक्टेंस क्या करता है, उसका फ्लो होने की एबिलिटी को बताता है। तो इस तरह से बोल सकते हैं रेसिस्टेंस और कंडक्टेंस एक दूसरे के रेसिप्रोकल है। तो हम लोग जब भी इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर की बात करें तो उस समय रेसिस्टेंस की बात नहीं करेंगे, उस समय कंडक्टेंस की बात करेंगे, ठीक है। तो देखो, कंडक्टेंस इक्वल टू क्या हो जाएगा, कंडक्टेंस को हम लोग जी से रिप्रेजेंट करते हैं, तो कंडक्टेंस इक्वल टू हो जाएगा 1/r। रेसिस्टेंस का जस्ट रेसिप्रोकल हमने ले लिया, ठीक है। अब इसी फॉर्मूले को अगर हम लोग ऐसे पुट करें तो आपने देख लिया ना, R इक्वल टू रो एल बाई ए था, तो देखो G इक्वल टू 1/रो एल बाई ए मैंने लिख दिया, ठीक है, क्योंकि 1/r होगा ना, तो R का वैल्यू यहाँ पर रो एल बाई ए मैंने लिख दिया। अब इस फॉर्मूले में देखो, यहाँ पर ये जो रेसिस्टिविटी था, रेसिस्टिविटी के जगह 1 बाई रेसिस्टिविटी आ गया। तो जिस तरह हमने 1 बाई रेसिस्टेंस को कंडक्टेंस बोल दिया था, उसी तरह 1 बाई रेसिस्टिविटी को हम लोग कंडक्टिविटी बोलेंगे, है ना। 1 बाई रो को हमने कंडक्टिविटी बोला और इसको हम लोग कप्पा से रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। और इसको स्पेसिफिक कंडक्टेंस भी कहा जाता है, राइट। उसी तरह अगर हम लोग बात करें, इसको ऐसे लिख सकते हैं, G इक्वल टू 1 बाई रो के जगह मैंने कप्पा लिख दिया, कप्पा, ठीक है, और नीचे में क्या आ गया, L बाई ए। मैं यहाँ पर ए को ऊपर नहीं ले जा रहा हूं, क्योंकि L बाई ए को हम लोग एक स्पेसिफिक टर्म से जानते हैं। L बाई ए को हम लोग बोलते हैं सेल कांस्टेंट, है ना। किसी भी सेल के लिए ये वैल्यू फिक्स रहता है, जैसे लेंथ ऑफ इलेक्ट्रोड की बात करें या एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन की बात करें, ये फिक्स होता है, ठीक है। तो इसको रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग G स्टार से। एनसीईआरटी ने इसको G स्टार से रिप्रेजेंट किया है, कई बार इसको हम लोग X से भी रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो देखो आप फॉर्मूला क्या हो जाएगा, G इक्वल टू कप्पा डिवाइडेड बाई G स्टार, ठीक है। L बाई ए को हमने G स्टार से रिप्रेजेंट कर दिया। तो यहाँ पर देखो कप्पा इक्वल टू क्या हो जाएगा, G इंटू जी स्टार। यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई आप आराम से कर सकते हो, तो G इंटू जी स्टार हो जाएगा। तो देखो यहाँ पर क्या चीज है कि कप्पा को हमने स्पेसिफिक कंडक्टेंस माना है,
जी जो था वो कंडक्टेंस था और जी स्टार यहाँ पर सेल कांस्टेंट था। याद रखना बच्चे, मतलब ये एक फॉर्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। कई बार तो ऐसा ही होता है कि यहाँ पर दो वैल्यू दिए होते हैं और तीसरा हमें वैल्यू निकालना होता है, ठीक है। तो ये फॉर्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आप हमेशा अपने दिमाग में रखो, हमेशा याद रखना, ठीक है। अब इन सब का यूनिट का बात करते हैं, तो यूनिट ऑफ जी देख लेते हैं, है ना। जी को हमने क्या बोला है, कंडक्टेंस। तो कंडक्टेंस तो हमने देख लिया था, 1 अपॉन रेजिस्टेंस था। तो 1 अपॉन आर, आर का यूनिट क्या होता है, ओम, ठीक है। तो इसको हम लोग ओम इनवर्स लिख सकते हैं, इसको और मो भी बोला जाता है, MHO, ठीक है। और वहीं इसको साइमन भी बोला जाता है, इसको एस से रिप्रेजेंट करते हैं। मैक्सिमम टाइम हम लोग साइमन यूज करेंगे, ठीक है। उसी तरह जी स्टार जो सेल कांस्टेंट है। अब एक बात बताओ, सेल कांस्टेंट तो L अपॉन A होता है, तो लेंथ का यूनिट क्या होता है, सेंटीमीटर। वहीं एरिया को सेंटीमीटर स्क्वायर। देखो हमने यहाँ पर मीटर यूज इसलिए नहीं किया क्योंकि हमारा जो सेल होगा, सेल पर का लेंथ और एरिया जो होगा वो मीटर पर हम लोग यूज करेंगे तो काफी बड़ा साइज हो जाएगा, ठीक है। हम लोग प्रैक्टिकल अप्रोच देखने के लिए हम लोग यहाँ पर सेंटीमीटर यूज किए हैं, क्योंकि सेंटीमीटर से मेजर करेंगे तो ज्यादा सही रहेगा, ठीक। क्योंकि जब हम लोग सेल बना रहे हैं तो सेल पर का जो इलेक्ट्रोड का डिफरेंस रहेगा वो बहुत ज्यादा नहीं रहेगा, वो मीटर में नहीं रहेगा। इस वजह से हमने सेंटीमीटर टर्म यूज किया है, ठीक है। तो सेंटीमीटर डिवाइडेड बाय सेंटीमीटर स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर इनवर्स, ठीक है। क्योंकि सेल का साइज जो है वो स्मॉल है, ये यहाँ पर लिख रखा है, ठीक है। अब देखो कप्पा की बात करें तो कप्पा इक्वल टू क्या होता है, कंडक्टेंस इनटू सेल कांस्टेंट, ठीक है। तो कंडक्टेंस तो हम लोगों ने निकाल लिया ऑलरेडी, तो कंडक्टेंस का क्या हमने देखा, साइमन, और सेल कांस्टेंट का क्या देखा, सेंटीमीटर इनवर्स। तो हम लोग इसको बोल सकते हैं साइमन सेंटीमीटर इनवर्स, ठीक है। बहुत आसान सी बात है। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हम लोग देखते हैं, डेफिनेशन ऑफ कप्पा या फिर कंडक्टिविटी, ठीक है। ये आप याद रखना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जिसको आगे हम लोग कई बार यूज करेंगे। तो हमने अभी कप्पा का फॉर्मूला देखा था, कप्पा इक्वल टू जी इंटू जी स्टार, जहां कप्पा कंडक्टिविटी था, जी कंडक्टेंस था और जी स्टार क्या था, सेल कांस्टेंट था। अब एक बात बताओ, यहाँ पर जबरदस्ती का अगर जो डेफिनेशन बनाते हैं उसमें क्या करते हैं, कोई एक वैल्यू को 1 कर देते हैं और उसके रिगार्डिंग फिर डेफिनेशन डिफाइन करते हैं। तो हम लोग यहाँ पर भी सेम काम कर रहे हैं। तो कप्पा इक्वल टू, देखो जी स्टार को अगर हम लोग तोड़ दें तो क्या हो जाएगा, L अपॉन A। अब मान लो यहाँ पर लेंथ जो है वो हमने 1 सेंटीमीटर ले रखा है और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 1 सेंटीमीटर स्क्वायर ले रखा है। उस केस में L अपॉन A क्या हो जाएगा, 1 अपॉन 1 एंड दैट इज 1 सेंटीमीटर इनवर्स, ठीक है। अब अगर मान लो आपने ये वैल्यू पुट कर दिया जी स्टार की जगह ना, सेल कांस्टेंट मान लो 1 हो गया, तो कप्पा इक्वल टू क्या हो जाएगा, जी, ठीक है। अब यहाँ पर एक बात और ध्यान दो, क्योंकि अगर लेंथ और एरिया दोनों हमने 1 ले रखा है, ठीक है। अब इस केस में देखो वॉल्यूम क्या हो जाएगा, लेंथ इंटू एरिया, तो लेंथ का वैल्यू 1 और एरिया भी 1 दे रखा है, तो इसका वॉल्यूम हो जाएगा 1 सेंटीमीटर क्यूब। और सेंटीमीटर क्यूब को हम लोग क्या बोलते हैं, ml भी बोलते हैं ना, बिल्कुल सही बात है, ठीक है। अब मान लो ये L बाई A इक्वल टू 1 हम लोग फॉर्मूला में पुट करेंगे तो क्या मिलेगा, तो K इक्वल टू G इंटू L बाई A होता है, तो ये वैल्यू हमने ले लिया 1, तो K इक्वल टू क्या आ गया, यहाँ पर से K का वैल्यू G के बराबर आ गया, ठीक है। तो हम लोग इसको बोल सकते हैं द कंडक्टेंस ऑफ 1 ml इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन इज कॉल्ड स्पेसिफिक कंडक्टेंस और कंडक्टिविटी। यहाँ पर आपने देख लिया ना, L बाई A को आपने 1 ले लिया, उस केस में K इक्वल टू G हो गया, ठीक है। तो हम लोग बोल सकते हैं ना, कप्पा इक्वल टू क्या आ गया, कंडक्टेंस के बराबर, जब L का वैल्यू 1 सेंटीमीटर था और एरिया का वैल्यू 1 सेंटीमीटर क्यूब था। इस केस में हम लोग वॉल्यूम को क्या बोल दिए, 1 ml, मतलब 1 cc, तो 1 cc इक्वल टू 1 ml भी तो बोल सकते हैं ना। तो इसको डायरेक्टली मैंने ऐसे डिफाइन किया, द कंडक्टेंस ऑफ 1 ml इलेक्ट्रोलाइट। अब यहाँ पर फिक्स हो गया वॉल्यूम, अगर हम लोग 1 ml ले रहे हैं, उस केस में उसका जो कंडक्टेंस होगा उस इलेक्ट्रोलाइट का, वो स्पेसिफिक कंडक्टेंस कहलाएगा, ठीक है। इसको हम लोग ऐसे भी बोल सकते हैं, कंडक्टेंस ऑफ 1 ml इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन इज कॉल्ड कप्पा, ठीक है। अब चलो इसमें हम लोग एक प्रॉब्लम देख लेते हैं। तो मैंने जैसे पहले ही बता दिया था कि प्रॉब्लम्स इसके जो आएंगे उसमें से एक ही फॉर्मूला है, K इक्वल टू G इंटू G स्टार। कोई दो वैल्यू आपको दे रखा होगा, तीसरा निकालने को बोला होगा, है ना। बहुत ही सिंपल इसके प्रॉब्लम्स बनते हैं। तो देखो यहाँ पर लेंथ दे रखा है, वायर के बीच का डिस्टेंस दे रखा है 2 सेंटीमीटर, एरिया दे रखा है उनका क्रॉस सेक्शनल एरिया जो होगा इलेक्ट्रोड्स का वो 4 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा, रेजिस्टेंस दे रखा है 10 ओम। आपको कप्पा फाइंड करना है, ठीक है, कंडक्टिविटी फाइंड करना है। तो हमारे पास फॉर्मूला तो फिलहाल एक ही है, कप्पा इक्वल टू G इंटू G स्टार। अब आप फॉर्मूला पुट कर लो। देखो यहाँ पर आपको ऑलरेडी रेजिस्टेंस के बारे में दे रखा है, वो 10 ओम में, है ना। तो G का मतलब क्या होता है, कंडक्टेंस, वो रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल होता है ना। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1/10 इंटू G स्टार की जगह पर हम लोग क्या लिखते हैं, L अपॉन A।
तो देखो L का वैल्यू 2 दे रखा है और A का वैल्यू 4 दे रखा है। जब हम लोग ये वैल्यू पुट करेंगे देखो 2 2 जा 4 हो जाएगा, तो यहाँ 10 इंटू 2 क्या हो जाएगा 20, राइट। तो ये देखो 1/20 आ गया। इसको और अगर मान लो डेसिमल में करना चाहें तो हम लोग लिख सकते हैं 0.05 साइमन पर सेंटीमीटर इनवर्स। सिंपल सा। नेक्स्ट टर्म देखते हैं। नेक्स्ट टर्म है मोलर कंडक्टेंस। एक्चुअली मोलर कंडक्टेंस को हम लोग कैप एम से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो मोलर कंडक्टेंस का डेफिनेशन दिया हुआ, द कंडक्टेंस ऑफ 1 मोल इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन इज कॉल्ड मोलर कंडक्टेंस, ठीक है। 1 मोल इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन पर का जो कंडक्टेंस होगा उसको मोलर कंडक्टेंस हम लोग बोलेंगे। इससे पहले हमने कप्पा का डेफिनेशन देखा था। कप्पा का डेफिनेशन हमने क्या देखा था? कप्पा इज कंडक्टेंस ऑफ 1 ml इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। नेक्स्ट हमें देखना है मोलर कंडक्टेंस और कप्पा के बीच में रिलेशनशिप हम लोग कैसे एस्टेब्लिश करें। देखो, तो कप्पा जो डिफाइन है वो 1 ml इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन के लिए है, वहीं मोलर कंडक्टेंस जो है वो 1 मोल इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन के लिए है। तो नंबर ऑफ मोल्स, और आप एक बात बताओ, यहाँ पर ये वॉल्यूम दे रखा है, तो नंबर ऑफ मोल्स और वॉल्यूम के बीच में सबसे सिंपल रिलेशनशिप किस पे डिपेंड करता है? तो वो टर्म आपको मोलैरिटी है, पता चल रहा है ना। तो मोलैरिटी क्या होता है? नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। तो मान लो हमने एक सॉल्यूशन ले रखा है, इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन जो है उसका मोलैरिटी मान लो m है। ये सॉल्यूशन कुछ भी हो सकता है, NaCl हो सकता है, KCl हो सकता है, एनीथिंग, कुछ भी इलेक्ट्रोलाइट हम लोग ले सकते हैं, ठीक है। तो इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन जैसे ही ले रखा है तो हम लोग बोल सकते हैं ना मोलैरिटी इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम। अब क्योंकि ये मोलर कंडक्टेंस है, उस केस में n का वैल्यू क्या हो जाएगा 1, मतलब ये वैल्यू तो फिक्स हो गया ना, नंबर ऑफ मोल्स तो 1 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर वॉल्यूम इक्वल टू क्या लिख सकते हैं? वॉल्यूम इक्वल टू हम लोग देखो यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा ना, तो वॉल्यूम जब इस साइड आ जाएगा m नीचे चला जाएगा तो 1/m लिख सकते हैं। बट फिलहाल देखो यहाँ पर जो वॉल्यूम आएगा वो तो लीटर में है ना, और हमने क्या देखा था यहाँ पर वॉल्यूम जो है वो ml में फाइंड कर रखा था। तो अगर हम लोग यहाँ पर रिलेशनशिप एस्टेब्लिश करना चाहेंगे तो इसको भी हमें ml में करना पड़ेगा। तो उसके लिए ml में करने के लिए क्या करना पड़ेगा? हमें 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो देखो हमने यहाँ पर 1000 से मल्टीप्लाई कर दिया है। अब ये वॉल्यूम जो है वो ml में कन्वर्ट हो चुका है, ठीक है। अब हमने डेफिनेशन क्या पढ़ा था? कप्पा इज कंडक्टेंस ऑफ 1 ml इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन, ठीक है। 1 ml इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन का जो कंडक्टेंस था वो कप्पा था। तो यहाँ पर देखो वॉल्यूम हमारे पास मोलर कंडक्टेंस में कितना आ गया? 1000/m। तो 1000/m ml इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन का पर का कंडक्टेंस क्या हो जाएगा? कप्पा इंटू 1000/m, ठीक है। और इसी वैल्यू को हमने किससे रिप्रेजेंट करा था? कैप m से इसको रिप्रेजेंट करा था। तो कैप m इक्वल टू क्या हो जाएगा? कप्पा इंटू 1000/m, ठीक है। जहां पर कप्पा क्या था? कंडक्टिविटी, m कैपिटल M क्या था? मोलैरिटी ऑफ द सॉल्यूशन, एंड कैप m क्या था? मोलर कंडक्टेंस। सिंपल बात है। इसी तरह एक और टर्म होता है इक्विवेलेंट कंडक्टेंस, ठीक है। तो इक्विवेलेंट कंडक्टेंस कैसे डिफाइन करते हैं? द कंडक्टेंस ऑफ 1 इक्विवेलेंट इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन इज कॉल्ड इक्विवेलेंट कंडक्टेंस, ठीक है। मोलर कंडक्टेंस में हमने 1 मोल लिया था, यहाँ पर हमने 1 इक्विवेलेंट लिया। अब इसका रिलेशनशिप हमें एस्टैब्लिश करना है कप्पा के साथ। तो कप्पा तो 1 ml पर के लिए था और ये 1 इक्विवेलेंट के लिए था। तो इन दोनों में सबसे बढ़िया रिलेशनशिप जो एस्टैब्लिश करेगा वो कौन है? नॉर्मलिटी, ठीक है। तो नॉर्मलिटी का फॉर्मूला क्या होता है? नॉर्मलिटी इक्वल टू नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स अपॉन वॉल्यूम, ठीक है। बट यहाँ पर क्या है? नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स का वैल्यू हमने 1 कर रखा है, तो n इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1/v, ठीक है। अब इसको जब आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर लोगे तो v इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1/n, ठीक है। बट यहाँ पर ये जो वॉल्यूम आया वो तो लीटर में आया। अब अगर मान लो इसको ml में कन्वर्ट करना है, उस केस में हमें क्या करना पड़ेगा? 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 1000 से हमने यहाँ पर मल्टीप्लाई कर लिया। तो देखो रिलेशन के लिए क्या लिखेंगे? 1 ml पर का कंडक्टेंस अगर कप्पा है तो 1000/n ml पर के लिए कंडक्टेंस क्या होगा? कप्पा इंटू 1000/n, और इस वैल्यू को हमने बोला इक्विवेलेंट कंडक्टेंस, ठीक है ना। तो कैप EQ से इसको रिप्रेजेंट करते हैं। तो इक्विवेलेंट कंडक्टेंस इक्वल टू हो जाएगा कप्पा इंटू 1000 डिवाइडेड बाय कैपिटल M। चलो अब हम लोग इन दोनों टर्म पर का कैप m मतलब मोलर कंडक्टेंस और इक्विवेलेंट कंडक्टेंस पर का यूनिट देखते हैं, ठीक है। तो उसका फॉर्मूला यहाँ पर यूज कर लिया, कप्पा इंटू 1000 डिवाइडेड बाय कैपिटल M। कप्पा इक्वल टू क्या हो जाएगा? साइमन पर सेंटीमीटर, ठीक है। और यहाँ पर मोलैरिटी को किससे रिप्रेजेंट करेंगे? मोल पर लीटर। अब देखो मोल पर लीटर को हमने क्योंकि यहाँ 1000 से मल्टीप्लाई कर दिया है तो एक तरह से ml में कन्वर्ट कर दिया हमने, ठीक है। और ml जो है उसको सेंटीमीटर क्यूब भी लिख सकते हैं। तो साइमन पर सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है, डिवाइडेड बाय यहाँ पर मोल, है ना। ये जब ml ऊपर चला गया तो देखो ये सेंटीमीटर क्यूब में कन्वर्ट हो गया ना, क्योंकि हमें पता है ना कि
1 cc इक्वल टू 1 ml। तो यहाँ पर से देखो सेंटीमीटर स्क्वायर बच जाएगा, तो साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर, और बोल सकते हैं यहाँ पर मोल ऊपर चला जाएगा तो मोल इनवर्स बन जाएगा। ठीक है, उसी तरह कैप इक्विवेलेंट का भी कंडक्टेंस देख लेते हैं। देखो तो ये भी हो जाएगा कप्पा इंटू 1000 डिवाइडेड बाय एन। ठीक है, कप्पा का साइमन पर सेंटीमीटर डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट पर लीटर इनवर्स, और इसको फिर से ml इनवर्स भी बोल सकते हैं क्योंकि 1000 से हमने मल्टीप्लाई कर दिया है। तो यहाँ पर से वापस से सेंटीमीटर स्क्वायर बचेगा और ये इक्विवेलेंट इनवर्स हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोगों ने यूनिट भी फाइंड कर लिए, याद रखना इन दोनों का यूनिट कई बार पूछा जा चुका है। चलो अब इसमें एक आसान सा सवाल कर लेते हैं। सवाल दे रखा है द मोलर कंडक्टिविटी ऑफ 0.5 मोल पर डेसीमीटर क्यूब। अच्छा, इसका मतलब मोल पर लीटर भी हम लोग बोल सकते हैं। सॉल्यूशन ऑफ AgNO3, ठीक है कोई बात नहीं, AgNO3 दे रखा है विथ इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टिविटी ऑफ, चलो इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टिविटी मतलब कंडक्टिविटी डिफाइन है 5.76 into 10⁻³ साइमन पर सेंटीमीटर इनवर्स एट 298 केल्विन। अब इसका मोलर कंडक्टिविटी निकालना है, तो ये तो बहुत आसान सा सवाल है, डायरेक्ट फॉर्मूला पुट करोगे आप आ जाएगा। आप एक बार इसको खुद से निकालने की कोशिश करो और उसके बाद मेरे से मैच करना। ठीक है, तो दिया हुआ क्या है देखो, कंसंट्रेशन दे रखा है 0.5 m और कप्पा का वैल्यू दे रखा है 5.76 into 10⁻³ साइमन पर सेंटीमीटर इनवर्स। कैप m इक्वल टू क्या होता है, कप्पा इंटू 1000 डिवाइडेड बाय m। ये दोनों वैल्यू हमने दे रखा है 5.76 into 10⁻³ कप्पा का वैल्यू हमने पुट कर दिया यहाँ। वहीं कैपिटल M कंसंट्रेशन का भी वैल्यू दे रखा है 0.05 m। देखो ये दे रखा है ना, जब हम लोग पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा 11.52 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। ठीक है, बहुत आसान सा सवाल है।